एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ शेयर इशू। यानी इस लेक्चर में आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से शेयर जो है पब्लिक यानी कि इन्वेस्टर तक पहुंचती है। ठीक है, तो चूंकि ये लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है तो जरूरी ये है कि पहला लेक्चर आपने देखा हो। तो अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए आगे समझते हैं। सबसे पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, तीसरा है ऑफर फॉर सेल, चौथा है सेल थ्रू इंटरमीडियरीज, पांचवा है सेल थ्रू इनसाइड कॉटरी और लास्ट है प्रिविलेज्ड सब्सक्रिप्शन यानी कि राइट इशू। वन बाय वन इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा डिटेल में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप ध्यान से एक एक प्रोविजंस को समझें। अगर आपने ये थियोरेटिकल कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है तब आपको न्यूमेरिकल को समझने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला जो है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कंपनी फ्रेश इशू शेयर करती है तो वो शेयर फ्रेश इशू कहाँ होता है? फ्रेश इशू ऑफ शेयर प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट का वो हिस्सा जहां पर फ्रेश इशू शेयर का किया जाता है। ठीक है, और पहला मेथड ही है क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, अब इस मेथड की क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, पॉइंट वाइज हम आपको समझाने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक इनवाइटिंग ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द शेयर्स may apply for the same in the prescribed manner। इस मेथड के तहत होता क्या है कि कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें शेयर इशू से रिलेटेड सारा डिटेल दिया रहता है। अब इन्वेस्टर जिनको की शेयर खरीदना है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो दिए गए मेथोडोलॉजी से यानी जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर होता है कि किस तरीके से अप्लाई करना है वो उस प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है। तो उस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में पब्लिक शेयर खरीदने के लिए कंपनी में अप्लाई करती है। दूसरा पॉइंट, एडवर्टीजमेंट्स आर गिवन इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड वेब प्लेटफॉर्म्स अबाउट द ओपनिंग ऑफ फ्रेश इशू। जो भी जब भी फ्रेश इशू कंपनी स्टार्ट करती है तो उसके बारे में बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट करती है। ठीक है, डिफरेंट न्यूज़पेपर में, और आज के समय में तो वेब एडवर्टीजमेंट का जमाना है तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं ज्यादातर। तो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पब्लिक को पता चलता है कि किस कंपनी का शेयर इशू हो रहा है। ठीक है, तीसरा है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस और फाइल स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो प्रोस्पेक्टस इशू करना जो है वो एक ऑब्लिगेशन है कंपनी के लिए। किसके तहत? कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के तहत। ठीक है, यानी उसको या तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो उसको प्रोस्पेक्टस की जगह पे कोई ऐसा स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा जो प्रोस्पेक्टस की तरह हो, यानी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद है prospectus must be drafted and issued in accordance with the provisions of Securities Exchange Board of India। तो इंडिया में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं, शेयर इशू से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं वो सारी गाइडलाइंस इशू करने का काम किसका है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी ताकि वो क्या कर सके? सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट कर सके। ठीक है, रेगुलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलता है। तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को रोकने के लिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और तब से अब तक जितने भी शेयर इशू से रिलेटेड गाइडलाइंस होती हैं, प्रोविजंस होती हैं, ठीक है, उसको जारी करने का काम किसका है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का है। तो प्रोस्पेक्टस जो ड्राफ्ट किया जाएगा वो सेबी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद है दिस मेथड इनेबल्स अ कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर वाइडली स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री। क्या होता है
ये पूरे कंट्री में फैले हुए इन्वेस्टर्स को कंपनी से जोड़ने का काम करता है। ये वो मेथड है जिससे कंपनी डायरेक्टली किससे कांटेक्ट करती है, अपने इन्वेस्टर्स यानी कि शेयर होल्डर से कांटेक्ट करती है, जो उनके शेयर को सब्सक्राइब करेगा। तो अक्रॉस द नेशन, पूरे देश से सब्सक्रिप्शन लेने में ये कंपनी की हेल्प करता है। आखिरी है कि दिस मेथड इंश्योर्स a wider distribution of securities, thereby leading to diffusion of ownership and avoids concentration of economic power in few hands। ठीक है, ये क्या करता है कि इकोनॉमिक पावर को कुछ लोगों के हाथों में जाने से रोकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का कंट्रोल कुछ लोगों के हाथों में हो तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिसयूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज का मिसयूज ना हो, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि पावर डिफ्यूज होना चाहिए। किसी एक खास आदमी के हाथ में इतने ज्यादा शेयर ना हो कि वो पूरे कंपनी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगे। तो इससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटी राइट्स वाले शेयर होल्डर होंगे उनके राइट्स को कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं रह जाएगा। तो जरूरी है कि शेयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ खास लोगों के हाथों में ना जाए, वो पूरी तरह से फैला रहे। अब इस मेथड की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज, इससे रिलेटेड बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा समय लगता है फंड को रेज करने में। तो टाइम टेकिंग तो है ही, उसके साथ साथ इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि इसके थ्रू जितना फंड हम रेज करना चाहते हैं उतना फंड रेज नहीं हो पाता, यानी कि ये हमें गारंटी नहीं देता कि जितना भी शेयर आपने इशू किया है वो सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिए जाएंगे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, और ये सब्सक्रिप्शन की गारंटी नहीं देता है। अब इसके बाद हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब सेकेंड मेथड ऑफ शेयर इशू समझते हैं, private placement of securities। Under this method, company sells its shares privately to one or more institutional investors who in turn sell them to their clients and associates। तो इस मेथड में होता क्या है कि कंपनी अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को खरीदने के लिए इनवाइट नहीं करती है, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेच देती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिनका काम ही होता है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं उनका काम ही होता है डिफरेंट कंपनियों के शेयर्स को खरीदना उनसे डायरेक्टली, और उसके बाद फिर पब्लिक को और अपने एसोसिएट्स को बेचना। तो यहाँ पर भी वही क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं और बाद में उसे अपने क्लाइंट्स को, जो भी उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनको वो थोड़े थोड़े शेयर्स बेचते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इट इज क्वाइट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल, मोर ओवर द कंपनी गेट्स मनी क्विकली एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये बड़ा ही इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट है, किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज का इसमें कोई चक्कर नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ही आसानी से सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और एक खास बात कि जैसा कि इनिशियल पब्लिक ऑफर से जुड़ा हुआ एक बात है कि अगर आपने इनिशियल पब्लिक ऑफर के यानी पब्लिक को शेयर इशू आपने किया है तो उसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मिलना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिल पाता है तो आप शेयर्स पब्लिक को अलॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलने का जो एक रिस्क होता है हमेशा इनिशियल पब्लिक ऑफर के साथ जुड़ा होता है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इनिशियल पब्लिक ऑफर का। जो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जितना भी ऑफर होता है वो पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ले लेता है। तो इसलिए कंपनी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता फंड रेज करने में, और इकोनॉमिकल भी होता है, कोई बहुत ज्यादा खर्चा इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिस्क अवॉइड हो जाता है और टाइम भी बचता है, और जो कॉस्ट होता है शेयर इशू करने से रिलेटेड वो कॉस्ट भी बच जाता है। तो
तो ये सारे फायदे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करने का। लेकिन सिर्फ फायदा ही नहीं है, कुछ नुकसान भी हैं। उन नुकसानों के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला जैसा कि है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में इंसिस्ट फॉर ह्यूज डिस्काउंट एंड और अदर कंडीशंस इन फेवर ऑफ देयर इंटरेस्ट। वो अपने फायदे के लिए कंडीशंस कंपनी के ऊपर लगा सकते हैं, ह्यूज डिस्काउंट की मांग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई बड़ी मात वो आपने जो भी शेयर इशू किया है वो सारा शेयर ले रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं ले रहे हैं, कुछ फेवर जरूर मांगेंगे। हो सकता है डिस्काउंट के फॉर्म में मांगे या अदर फेवरेबल टर्म्स उनके लिए आपको बनानी पड़ जाए। तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको डिस्काउंट देना पड़ जाता है, क्योंकि वो आपका बहुत सारा समय और बहुत सारा खर्चा बचा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा वो अब किसी न किसी तरह का फेवर की मांग वो जरूर करेंगे। ऐसे तो बिल्कुल भी आपको आसानी से वो आपके शेयर्स को नहीं ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो फेवर की मांग करते हैं और डिस्काउंट की डिमांड करते हैं। उसके बाद है, दिस डिप्राइव्स द पब्लिक अ चांस टू परचेज सिक्योरिटीज ऑफ फ्लोरिशिंग कंपनी एंड देयर में बी कंसंट्रेशन ऑफ कंपनीज ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसने अपना प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, तो उस अच्छी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पब्लिक चूक जाती है। यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करेगा, ऐसी कंपनी के शेयर खुद अपने पास रखेगा, वो पब्लिक को बेचेगा ही नहीं, अपने क्लाइंट्स को बेचेगा ही नहीं। तो इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। वो कहीं ना कहीं एक तरह से उसके मन में ये बात आ जाती है कि उसको उस कंपनी को कंट्रोल करना है, उस कंपनी का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन यानी इकोनॉमिक पावर जो होता है वो कुछ लोगों के हाथों में ही कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। तीसरा बात है, इट इज ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल इश्यूज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग डिप्रेशन। अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज इशू कर रहे हैं तो ये मेथड आपके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लार्ज इशू के केस में ये आप कंपनी का जो कंट्रोलिंग पावर है वो पब्लिक को देने के बजाय कुछ खास लोगों को देने का काम करेंगे। तो अगर कोई कंपनी डिसाइड करती है लार्ज इशू का प्राइवेट प्लेसमेंट, तो वो इसके लिए सुटेबल नहीं होता। हो सकता है इंस्टीट्यूशनल कंपनी की इतनी एबिलिटी ही ना हो कि इतने बड़े स्केल पर इतना ज्यादा शेयर वो खरीद सके। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर मान लो कि वो खरीदने की कैपेबिलिटी रखता भी है और खरीद भी लेता है, तो जाहिर सी बात है वो पूरा का पूरा कंपनी कंट्रोल करने लग जाएगा, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात कंपनी के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो ये था प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, और इसमें किस तरह के क्या हमें बेनिफिट्स मिलती हैं और क्या हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर हम एक समराइज्ड वे में कहें तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कुछ लोगों के हाथ में शेयर्स का जाना, इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन का होना। तो इसमें कंपनी को सिर्फ ये फायदा है कि उसका समय बचता है, कॉस्ट बचता है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला जो लिमिटेशन है वो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसको कई बातें माननी पड़ती, कई शर्तें माननी पड़ जाती हैं। ठीक है, और कई कंडीशंस माननी पड़ जाती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए सही नहीं होता है।